जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम पश्चिमी इतिहास लेखन के बारे में। बेसिकली इतिहास लेखन होता क्या? ये बेसिकली घटी हुई घटनाओं को इतिहास लेखन का रूप देना ही इतिहास लेखन है। ठीक है। अब ये बेसिकली पश्चिमी इतिहास लेखन की अगर हम बात करें तो बेसिकली इतिहास लेखन में हर एक हिस्टोरियन का अपना अपना अलग अलग एक ओपिनियन होता है और उसी विचारधारा के अकॉर्डिंग लिखता है। अब हो सकता है मेरी जो विचारधारा है वो हो सकता है नेशनलिज्म वाली हो, राष्ट्रवादी हो, नारीवाद हो। इस तरह से हर एक इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है और उस नज़रिए से वो इतिहास लिखता है। ये बेसिकली यही इतिहास लेखन है। ठीक है। अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। मिडिएवल टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। तो मिडिएवल टाइम एक ऐसा टाइम था जिस टाइम में जो भी घटनाएं घटती थी उन सभी को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था। ठीक है। ये तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी इतिहास लेखन क्या है? ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये क्या है। अब हम देखेंगे इस टाइम का जो सेंटर पॉइंट था वो क्या था। सेंटर पॉइंट बेसिकली ईसाई धर्म था। जैसे कि मैंने आपको बताया हर चीज़ को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था। विधर्मी विधर्मी उन्हें कहा गया जो बेसिकली ईसाई धर्म को नहीं मानते थे। जब विधर्मियों के ऊपर ईसाइयत की जीत हुई तो ईसाइयत की जो इतिहास लेखन कला थी उसमें विधर्मियों का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा। उसका रीज़न ये था कि जब ईसाइयत जो भी हिस्टोरियन थे उनकी जो शिक्षा एजुकेशन जिस पैटर्न पर हुई थी वो बेसिकली विधर्मियों के द्वारा ही डेवलप की गई थी, जिसके वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ईसाइयत हिस्टोरियन के ऊपर पड़ा। अब हम देखेंगे विधर्मी जब इतिहास लिखते थे तो बेसिकली घटना और अपने विवेक और एनालिसिस के बाद ही वो इतिहास लिखते थे। लेकिन ईसाइयों के साथ बिल्कुल भी अलग था। वो बेसिकली जो भी घटनाएं घटती थी उनको धर्म के साथ जोड़ दिया करते थे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है ईसाई धर्म के बारे में। तो विधर्मियों की जो इतिहास लेखन है उसको ईसाइयत हिस्टोरियन ने शैतान का क्रिएशन कहा है, यानी कि इविल्स क्रिएशन। ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने प्रमाणित करके उनके अपने ऐतिहासिक ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट को उच्च स्थान प्राप्त कर दिया। ठीक है, जिससे ओल्ड टेस्टामेंट को उच्च स्थान प्राप्त हो गया। उसके अलावा ऑक्सटीन जो कि हिस्टोरियन है उन्होंने देवनागरी नामक एक कथा नाटक लिखा था जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि एक तरफ अच्छे लोग रहा करते और एक तरफ बुरे लोग रहा करते। बेसिकली देवनागरी का मतलब होता है सिटी ऑफ गॉड, जिसमें कुछ अच्छे लोग रहते हैं कुछ बुरे लोग रहते हैं। जो अच्छे लोग थे उन्हें ईसाई लोगों से कंपेयर किया गया और जो बुरे लोग थे वो उन्हें विधर्मियों से कंपेयर किया गया। ठीक है। दस्तावेज को भी हिस्टोरियन ने दो भागों में बांट दिया है, एक तो पवित्र और दूसरा अपवित्र। पवित्र में उन्होंने उन चीज़ों को रखा है जो बेसिकली ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है, जो कि प्रमाणित है और उनमें ईसाई धर्म का स्थान प्राप्त है, तो उन्होंने पवित्र कैटेगरी में डाल दिया और जो विधर्मियों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया था उसे अपवित्र कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है। अब उनके अनुसार परम सत्य की प्राप्ति इतिहास से होती है और परम सत्य क्या है? धर्म को सर्वोपरि रखना। ठीक है। हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे ईसाई इतिहास लेखन के फीचर्स के बारे में, यानी विशेषताओं के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया घटनाओं को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था। अब हम इनके विशेषताओं के बारे में जानेंगे। प्रकृति का जो भौतिक विकास है उनके स्थान पर मनुष्य और ईश्वर को फोकस में रखा गया। इसका मतलब ये है जैसे भी जो भी फिजिकल चेंजेस होते थे, जैसे कि बाढ़ आना, विपदा आना, अकाल, इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस ना करके इंसान और ईश्वर के बीच होने वाली चीज़ों को ही फोकस में रखा जाता था। जैसे इंसान इंसान को ईश्वर के द्वारा दिए गए जो भी चीज़ें हैं, आज्ञा हैं, उन सभी का पालन करना पड़ता था। इन सारी चीज़ों को ही हिस्ट्री में भी फोकस किया गया, ना कि जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में या फिर कंट्रीज़ में, उन सबको फोकस नहीं दिया गया। ठीक है। मनुष्य को बेसिकली नैतिक रूप से ईश्वर के साथ बांध दिया गया, जिसमें उन्हें जैसे कि मैंने आपको बताया ईश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और अगर कोई इंसान नहीं करता था तो उसके लिए उसकी सज़ा होती थी। ठीक है। ईसाई इतिहास जो है वो बेसिकली ड्रामा के टाइप से लिखा गया। ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो पैगंबर थे आदम अलैहिस्सलाम, वो बेसिकली स्वर्ग से
निकाल दिए गए। उसके बाद से ही जो पाप है उसकी शुरुआत हो गई। उसके बाद फिर जीसस क्राइस्ट ने अवतार लिया। फिर उन्होंने अपने जितने भी अनुयायी थे, उनके जितने भी समर्थक थे, उन सभी को उन्होंने एकत्र किया, जिसके बाद से क्रस पर उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद फिर वो स्वर्ग चले गया। इसके अलावा चर्च और ईसाई का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि जीसस जिस तरह से आए थे और उन्होंने जिस तरह से ईसाई राज्य की स्थापना की थी, ये सारी चीज़ों को बेसिकली इतिहास को एक ड्रामा यानी कि नाटक के तौर पर पेश किया गया, ठीक है। इन सभी चीज़ों में ईश्वर प्रधान रखा गया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब हम डेट के बारे में बात करेंगे। तो डेट में भी इन्होंने यही चीज़ की है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को बेसिकली अंधकार का समय कहा गया और उनके जन्म के बाद के काल को प्रकाश का काल कहा गया, ठीक है, यानी उजाला। अब जैसे ही रोमन साम्राज्य का जो कोलैप्स हुआ, तो जब उनका साम्राज्य कोलैप्स हुआ यानी कि नष्ट हो गया, तो उसके टाइम में जितने भी सामग्री थी, जो भी सोर्सेस अवेलेबल थे उनके रोमन साम्राज्य के बारे में जानने के लिए, वो सब ख़त्म हो गए थे। जिस चीज़ का फ़ायदा चर्च के पादरियों ने उठाया, सारी चीज़ें नष्ट हो चुकी थी, तो पादरियों ने अपने अकॉर्डिंग ईसाई धर्म को सर्वोपरि रख करके ये सारे इतिहास लिखे हैं, ठीक है। अब इन सब में इन्होंने इम्प्रोवाइजेशन भी किया है कि पादरियों को इन सारी चीज़ों का लाभ मिला, तो उन्होंने अपने आप को भी अच्छा दिखाया, ठीक है। अब इसके इन सारी चीज़ों के अलावा थोड़ी बहुत ऐतिहासिक सामग्री भी उपलब्ध है, जिससे इनके इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और बेसिकली जाहिर सी बात है, उनका धर्म भी सर्वोपरि था, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ पश्चिमी इतिहासकारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हैं मार्क ऑरेलियस कैसिडोर। ये बेसिकली 480 से लेकर 570 ईस्वी के बीच का इनका काल है। ये बेसिकली इटली के इतिहासकार हुआ करते थे और इनके द्वारा दो कृति यानी कि दो रचनाएं की गई थी। पहला तो वैराय और दूसरा गोथ। वैराय में बेसिकली जो भी राजकीय पत्र होते थे, जो राजा के द्वारा भेजे गए होते थे, उसमें जो भी चीज़ें लिखी होती थी वो, और इनके अलावा जो भी राज्य के द्वारा जो कागजात सर्टिफाइड होते थे, उन सारी चीज़ों का इसमें करेक्शन है वो है वैराय में, ठीक है। इसके अलावा जो उनकी दूसरी कृति है वो है गोथ का इतिहास। इसमें उन्होंने ऑस्ट्रोगोथ, जो कि एक राजा हैं, उनके साथ असैनिक रूप में इन्होंने कार्य किया था और जो भी चीज़ें देखी हैं और उनके प्रशासन, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने जो भी देखा है वो बेसिकली गोथ के इतिहास में इन्होंने लिखा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के अलावा इन्होंने हिस्टोरी ऑफ ट्रिपार्टिटा का भी क्रिएशन किया, ठीक है। ये तो हमने मार्क ऑरेलियस कैसिडोर के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे प्रोकोपियस के बारे में, जो 500 से लेकर के 565 तक का इनका काल है। इन्होंने दो इतिहास लिखे हैं। पहला तो इन्होंने अपने युग का इतिहास, इनके इतिहास का नाम ही यही है। इसमें उन्होंने पार्शिया, अफ्रीका और गोद के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, कौन जीता, कैसे युद्ध हुआ, उनकी सैनिक रणनीति क्या थी, उनका अभियान किस तरह से चला, कितने सैनिक थे, इन सारी चीज़ों का जिक्र इन्होंने अपने युग का इतिहास में किया है। इसके अलावा जो इनकी दूसरी कृति है वो है गुप्त इतिहास यानी सीक्रेट हिस्ट्री। इसमें इन्होंने राजमहल के अंदर चल रहे उत्तराधिकार के लिए जो लड़ाई होती है, षड्यंत्र होती है, इन सारी चीज़ों को इन्होंने इसमें विवरण दिया है। ग्रेगोरी जो कि एक हिस्टोरियन है, उनका काल बेसिकली 532 से लेके 594 ईस्वी का। इन्होंने फ्रैंक का इतिहास भाग 1 और भाग 2 दोनों ही लिखा है इन्होंने। इसके आगे बढ़ते हैं हम। अगले जो हिस्टोरियन है वो है बेसिकली वेनेरेबल बेडे, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा इनका। 672 ईस्वी से लेकर 735 ईस्वी के बीच का इनका काल था। इन्होंने जो बुक लिखा है यानी जो इनकी जो रचना है उसका नाम है अंग्रेज़ों के चर्च संबंधित इतिहास। ये बेसिकली उनकी कृति यानी रचना का नाम ही है। इसमें उन्होंने दैवीय घटनाओं को ऐतिहासिक घटनाएं बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। इस चीज़ में उनका हेल्प चर्च के पादरियों ने किया है काफ़ी। इनका जो क्रिएशन है उसकी जो दो फीचर्स हैं, जो दो विशेषताएं, स्पेशलिटी है, पहला तो है इंग्लैंड में धर्म और चर्च का ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज़ इनकी कृति में इस चीज़ को फोकस में डाला गया। दूसरी जो चीज़ है, जितनी भी राजनीतिक घटनाएं घटी हैं उनके काल में, उन सारी चीज़ को अच्छी तरह से फोकस में डालकर दिखाया गया। किस तरह से किस राजा ने लड़ाई लड़ी और किस में कौन हारा, उनकी सैनिक क्षमता कितनी थी, उनके कितने सैनिक मारे गए, इन सारी चीज़ों को भी इन्होंने फोकस में डाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यही चीज़ है जो हमें मोटिवेशन देती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। तो कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। बस यार इतना ही करते जाओ, बस यूँ समझ लो कि तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, सफलता तुम्हें एक दिन ज़रूर ही मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।